एसएससी का ये है कि वो सारे एग्जाम्स मतलब जो होते हैं वो उसमें सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल सीजीएल के क्वेश्चंस मैं करूंगा। कहाँ से जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाए, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है। कोचिंग का मतलब नहीं है कि आप नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब फ्री में भी आजकल आप सब कुछ कर सकते एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। एडवांस मैथ के लिए क्या मतलब करें? हैं। यही है कि किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 6-7 घंटे में एवरेज हमेशा पड़ता था। अभी आपकी क्या उम्र है? सर अभी 23 का मैं नवंबर में हो जाऊंगा। आप 23 साल के हुए हो। 23 साल की उम्र में आपने यूपीएससी प्री भी क्लियर कर लिया और होपफुली आप मेंस भी क्लियर करें और यूपीएससी को भी टॉप करें और एसएससी भी क्रैक किया इतनी अच्छी रैंक के साथ। आईआईटी के लिए भी आप पढ़ाई करें। तो पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करें, कंप्यूटर को भी लास्ट में इग्नोर मत कीजिएगा मेंस के टाइम पे। हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग जायसवाल भाई। इनकी बात करें तो उन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 में ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल करी है। खास बात इनकी क्या रही, इन्होंने कहीं पर कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ऑफलाइन ना ऑनलाइन, घर बैठे तैयारी करी और एसएससी सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और इतनी शानदार रैंक लेकर आए। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, इनकी सारी स्ट्रेटजी हम जानेंगे, किस तरीके से ये पढ़ाई करते थे कि बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए एसएससी सीजीएल 1 साल के अंदर, कुछ महीनों की तैयारी के अंदर ही क्रैक कर दिया और शानदार रैंक भी लेकर आए। और क्या खास बात रही, इस बार आपने यूपीएससी प्रीलिम्स की बहुत चर्चाएं सुनी होंगी, कितना टफ एग्जाम बनाया यूपीएससी ने, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट गए। लेकिन अनुराग भाई ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स भी क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स के साथ और उसकी भी कहीं पर कोई कोचिंग नहीं ली। तो इनकी जर्नी बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। तो अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं सर। थोड़ा अपने बारे में बताओ, बचपन के बारे में, और अपना इंट्रोडक्शन दो एक बार। Hello everyone, my name is Anurag Jaiswal. I've secured AIR 32 this year and I've currently joined as ASO in Ministry of Social Justice and Empowerment. सर बैकग्राउंड मेरा जैसे मतलब 8th क्लास तक मैंने पास के स्कूल्स में पढ़ा था। उसके बाद फिर 9th में मैं वाराणसी शिफ्ट हुआ, तो वहाँ पे सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पे बीएचयू से एसोसिएटेड है वो। 9th-10th मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद एक रेजिडेंस कोचिंग एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो उसको मैंने क्रैक किया था, तो वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मैं कोटा चला गया 11th-12th में IIT-JEE की प्रिपरेशन के लिए। फिर वहाँ पे 2 साल मैंने प्रिपरेशन की, फिर IIT BHU में मेरा सिलेक्शन हुआ। और लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मैंने उसको ड्रॉप किया सर, क्योंकि मुझे मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी मैं 3 साल अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं तो वो थोड़ा एक अर्ली एज मिल जाएगा मुझे। ओके, तो शुरू से ही पढ़ाकू टाइप के रहे हुए हैं। यस। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मम्मी पापा भाई बहन क्या करते हैं? हाँ सर, पापा हैं, थोड़ा मतलब स्ट्रगल रहा है, मतलब शुरुआत में मतलब आटा की वो होती है जो मशीन, वो सब आटे का चक्की। हाँ वो वो थी पहले, तो फिर बाद में दुकान हुई मतलब रेडीमेड गारमेंट वगैरह की। हाँ, तो स्ट्रगल तो रहा ही है, मतलब इकोनॉमिक। इनफैक्ट जॉब भी मैंने मतलब उस वजह से ही किया कि अभी मैं चाहता तो अभी और यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब करता, बट मैं जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा फाइनेंशियल इशू था। ओके, ASO and CSS मिला आपका ना? यस। तो अभी उसका क्या प्रोसेस चल रहा है? सर अभी ज्वाइनिंग की है मैंने, 13 तारीख को ज्वाइन किया है और अभी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है वहाँ पे। ओके, कब तैयारी शुरू करी आपने एसएससी की और कोचिंग वगैरह क्यों नहीं लिया? सर एक्चुअली मैंने बताया अभी जो 9th-10th में मैं मतलब बीएचयू में था, वहाँ पे मतलब बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया था मुझे। तो उस वक्त मुझे मतलब फिजी वगैरह की स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने क्लास 10th में वहाँ पे कोचिंग भी किया था। तो उस वक्त मेरी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह की प्रिपरेशन हो गई थी एनटीएससी के लिए। फिर जैसे कि मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, तो उसके लिए मैं कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, तो वहाँ से एडिटोरियल्स पढ़ने से थोड़ी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो मतलब जीएस भी साथ साथ हो रहा था। तो
लास्ट ईयर ही मतलब जब वैकेंसी इतनी अच्छी आई तो मुझे लगा कि मतलब एक बैकअप जॉब मिल जाए, तो इस वजह से मैंने मतलब इसकी और इसका सिलेबस जो मतलब पैटर्न चेंज हुआ तो फिर मुझे और अच्छा लगा कि मतलब 2-8 ईयर्स हैं, इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होगा, जल्दी से एक जॉब मिल जाएगी एटलीस्ट, और फाइनेंशियल इशू आ रहे थे तो इस वजह से मैंने सोचा कि साथ साथ कर सकते। तो ये बताओ, ये क्लियरिटी कहाँ से आपको आई? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में स्ट्रगल करते हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है, और एक गाइडेंस आपको शुरुआत कहाँ से मिली? आपकी फैमिली में कोई है? सर एक्चुअली फैमिली में कोई गाइडेंस तो एज सच नहीं है, बट जैसे जब मैंने ड्रॉप किया तो उसके बाद मुझे जो मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन लगा वो लगा कि यूपीएससी की तरफ, कि एज ए पब्लिक सर्वेंट मैं मतलब सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सकता हूँ बहुत अच्छे। तो इस वजह से ये मोटिवेशन था कि यूपीएससी तो करना ही है, मतलब ये था कि कोई ना कोई जॉब एटलीस्ट ले लेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, बट मेन जो फोकस है वो यूपीएससी पर ही है अभी तो। इस वजह से मैंने मतलब बैंकिंग वगैरह की तरफ मतलब नहीं किया, कि मुझे उसका उतना एसोसिएशन लगता नहीं है, एक बार बैंकिंग जॉब ले ली तो फिर उतना टाइम नहीं मिल पाएगा एज सच, तो इस वजह से मतलब क्लैरिटी आ गई थी, मैंने इस वजह से एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम्स को टारगेट भी नहीं किया। ओके, एसएससी में कौन सी पोस्ट लेना चाह रहे थे आप? सर यही पोस्ट मेरी बेस्ट थी, इनफैक्ट 32 रैंक पे मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाती, बट सीएसएससी मैंने ऑप्ट किया है क्योंकि इसमें दिल्ली में परमानेंट होता है रहने का, और मतलब टाइम भी मिल जाता है, इस वजह से थोड़ा। यार इसमें एक बात बताओ, आपने कहीं भी कोई कोचिंग नहीं किया एसएससी का? आप मुखर्जी नगर में आप देख रहे होगे, आप भी गए होंगे, कितनी सारी भीड़ है, और ऑनलाइन भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचर्स ऑनलाइन, मैथ, इंग्लिश, रीडिंग, हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और इतनी वहाँ पे उतने इनके इतने व्यूज़ आते हैं, बहुत सारी ऑडियंस है। आपने कहीं से कोई पढ़ाई नहीं करी, तो इस शुरुआती एसएससी के बारे में कैसे आपको पता चला कि एसएससी में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस कैसे, उसको कैसे तैयार किया? फिर हम आपकी स्ट्रेटजी पर भी आएंगे कि आप मैथ कैसे पढ़ते थे, इंग्लिश कैसे पढ़ते थे, रीजनिंग, जीके, जीएस। शुरुआत तो जैसे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हुई थी कि इसका सिलेबस क्या है, तो पहले पता किया कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका मतलब पास्ट ईयर का जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो देखने पर मतलब समझ में आ रहा था कि मतलब क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है। इनफैक्ट मेरा बैकग्राउंड रहा था मैथ्स रीजनिंग का, तो उस वजह से वो सब क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जा रहे थे मोस्टली, और यूपीएससी के प्रिपरेशन में इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी थी, जीएस भी हो गया था, तो मतलब लग रहा था कि 70-80% तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो इस वजह से था कि थोड़ा सा और एफर्ट करें तो हो जाएगा ये। ओके ओके, आपका बेस पहले से ही क्लियर था, है ना? फिर सिलेबस को गो थ्रू करना था और तैयारी आपने स्टार्ट की। ओके, अभी आपने तो चलो इजीली बता दिया कि ऐसे आपका बेस क्लियर था, ये था, लेकिन हमारी वीडियोस मोस्टली गांव से भी बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको 12th के बाद पता चलता है, ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है कि एसएससी से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, फिर आके वो तैयारी करते हैं, और ना वो भटकाव बहुत है इस जर्नी में, कि कोई बहुत सारे गलत टीचर्स भी हैं जहाँ वो चले जाते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है और ना सिलेक्शन दे पा रहे हैं, और कोचिंग की फीस भी इतने ज़्यादा। तो आप एक राइट कैंडिडेट हो, आपको मतलब सब कुछ पता है एसएससी के बारे में, वो पहला अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 32 लेकर आए, तो इस वीडियो में आप उनको किस तरीके से गाइड करोगे? अगर हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चलें, जैसे मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले मैथ के बारे में आप बताओ कि मैथ की शुरुआत कैसे करें और कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं एसएससी के पर्सपेक्टिव से, है ना? मैथ में ज्ञाता नहीं बनना है, सिर्फ एसएससी में अच्छे नंबर्स कैसे ला सकते हैं, और मैथ के लिए कौन सी किताब उनको फॉलो करनी है। फिर हम ऐसे ही रीजनिंग पर भी आएंगे, जीके जीएस पर भी आएंगे, और इंग्लिश पर भी। सबसे पहले तो मतलब एक बार आप सिलेबस, जो मेन चीज़ है वो सिलेबस है, आपको उसके बाहर का कुछ नहीं देखना है, और आपको सिलेबस के हर पॉइंट पे मतलब कवर होना चाहिए। तो शुरुआत आप जैसे कोई मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पहले मतलब थोड़ा एनालाइज कर लीजिए एक बार। अगर आप कोई पिछले साल का पेपर आप उठा के देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको कि आप कितना कर सकते हैं इसको। फिर आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो जैसे अगर आपके पास कोचिंग का मतलब नहीं है कि आप नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब फ्री में भी आजकल आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, आप एक बार बस सिलेबस से टॉपिक वाइज आप एसएससी आगे लिख दें और यूट्यूब पे सर्च करें तो आप हर टॉपिक को वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको जो मेन काम करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस होगी, इनफैक्ट केवल सीजीएल के नहीं और भी एग्जाम्स होते हैं सीपीओ वगैरह, इन सब के आप मतलब रीसेंट क्वेश्चंस भी देखें, जैसे इस साल के पेपर हुए। और मतलब एसएससी का ये है कि वो सारे एग्जाम्स मतलब जो होते हैं वो उसमें सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि केवल सीजीएल के क्वेश्चंस मैं करूँगा, तो आप मल्टीपल मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस देखें। हाँ, बैंकिंग के मत करिए, उनके क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन एसएससी के आप सारे जो मतलब जितने पेपर ले रहा है वो उतने क्वेश्चंस आप करते रहिए। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस है जो मेन है। हम फॉर्मूलाज के लिए आपको ये बुक रिवाइज करते रह सकते हैं कोई। ओके, इसके लिए कोई जैसे प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब लेनी चाहिए, या फिर शुरुआत में बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए?
किरण या पिनैकल, ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। ओके, उसमें तो जैसे प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं, तो हाँ। बेसिक अपना कंप्लीट करने के लिए बेसिक कंप्लीट आप यूट्यूब से कर सकते हैं, और मतलब बस फॉर्मूलाज की कोई बुक ले लीजिए, उतना काफ़ी होगा। ओके। एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, एडवांस मैथ के लिए क्या मतलब करें वो? मतलब वही है, टॉपिक वाइज आप मतलब यूट्यूब से पढ़ सकते हैं सारा टॉपिक, ऐसा कोई अलग अलग नहीं है। हाँ। अच्छा, कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है उसमें, क्योंकि कैलकुलेटिव भी बहुत आ रहा है मैथ। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या प्रैक्टिस होती है? कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो मतलब ये है कि आपका जैसे 1 to 25 लोग कहते हैं कि उतना कवर, वो तो आपको होना चाहिए कि मतलब टेबल्स याद हों, स्क्वायर्स, ये सब वो उतना कर लीजिए। उसके अलावा मतलब यही है, प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतने कैलकुलेशंस करते रहेंगे बीच बीच में, तो प्रैक्टिस से ही हो जाएगा वो। ओके, अब इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में उनकी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो इंग्लिश का कैसे मतलब शुरुआत करें? जैसे न्यूज़पेपर का बहुत सारे लोग बताते हैं, न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या नहीं है, उसको कैसे करें? कैसे वोकैब वगैरह कहाँ से करें? वोकैब के लिए तो जैसे मैंने किया था पिनैकल की बुक से, आप भी वहीं से कर सकते हैं, या फिर ब्लैक बुक भी अच्छी बुक है। बट हाँ, तो लेकिन जैसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने पूछा, तो सर रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं, नॉवेल्स के थ्रू कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तो रहेगा आप न्यूज़पेपर ही करें, क्योंकि उससे एक थोड़ा पैटर्न रहता है, जो एक मतलब फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें, तो इसलिए मतलब उससे आपका बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया और क्लोज टेस्ट वगैरह, ये सभी मोस्टली हो जाता है अगर आप रीडिंग हैबिट में मतलब कंटिन्यूसली हैं, तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, मतलब आपको पढ़ने में क्वेश्चंस लेंदी होंगे तो। ओके, आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्रैक किया है 2022 का, जो कि टफेस्ट एग्जाम बताया जा रहा है अभी तक का। तो जीके जीएस के बारे में बताओ कि एसएससी के पर्सपेक्टिव से जीके जीएस, आपने एसएससी भी क्रैक किया है, तो कैसा, कहाँ से जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएँ, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज भी बढ़ा दिया गया अभी। हाँ, तो अब जैसे कि मेंस में भी आ गया है जीके जीएस, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो जीके जीएस में जैसे लूसेंट लोग कहते हैं, लेकिन थोड़ा लूसेंट या अरिहंत आप दोनों कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक उसमें से, क्योंकि लूसेंट कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं आता उसका फॉर्मेट थोड़ा, तो उसमें से कोई एक कर सकते हैं। और ब्लैक बुक की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, उसमें वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं PYQs, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आजकल जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके लिए एक चैनल है SSC क्रैकर्स करके, वो आप कर सकते हैं वहाँ से। जैसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं बहुत, और भी मतलब अवार्ड्स वगैरह हो गया, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स, ये सब क्वेश्चंस आते हैं थोड़े। तो इन सब टॉपिक के RBE चैनल है एक टेलीग्राम पे, उसका कंपाइलेशन उन्होंने डाले हुए हैं बहुत सारे, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं वहाँ से। ओके, और इस बार कंप्यूटर भी आया और एक था। और चीज सर, इसमें करंट अफेयर्स का था कि उसको मतलब 1-2 चैनल हैं, इंडोलॉगस, इंडो पाठशाला, वहाँ से मैंने किया था। वहाँ से आप उसका मतलब मंथली करते रह सकते हैं, 5-6 महीनों के, वहाँ से कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। ओके, और कंप्यूटर भी ऐड हो गया है उसमें, बहुत सारे बच्चे अभी कंप्यूटर की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ सर, यस सर, कंप्यूटर तो मतलब इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट मैंने भी यही किया था कि जब मेंस के पहले मैं मतलब मैथ्स, रीजनिंग वगैरह थोड़ा मतलब इसको इग्नोर करके कंप्यूटर, मुझे पता था कि कोई मतलब अगर कंप्यूटर में फेल होते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, और जिसकी उसकी हायर कट ऑफ भी बननी थी CPT की, तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर को इग्नोर नहीं किया था। मतलब कंप्यूटर को मैंने पिनैकल बुक से किया, फिर RBE चैनल पे कुछ वीडियोस थे वहाँ से किया, उनके टेलीग्राम पे जो PDF थी उनसे किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसके अलावा एक एग्जामपुर चैनल है, वहाँ पे एक प्रीति मैम है, वो पढ़ाती हैं, तो उनकी भी वीडियोस देखी थी मैंने। ओके, अभी 2024 वाले जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं आपको, और आपसे मोटिवेशन ले रहे होंगे, इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, तो उनके लिए आप बताओ कि टाइम टेबल कैसा बनाए आज से। अगर वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए उनको, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी, कैसे अप्रोच एग्जाम के प्रति रखनी है कि उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो पाए, और आप कैसे करते थे, आपका कैसा टाइम टेबल शेड्यूल कैसा रहता था? सर एक्चुअली मतलब मेरा कोई फिक्स्ड रूटीन ऐसा नहीं था, बट ये होता था कि दिन भर में मैं 6 से 7 घंटे अप्रॉक्स पढ़ लेता था। मतलब मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेता रहता था, ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा आप मतलब अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये किसी का मतलब हो सकता है कि किसी को मॉर्निंग में पढ़ना मतलब अच्छा लगता हो, कोई है कि रात में पढ़ रहा हो, तो वो आपका वैरी कर सकता है। वो कोई फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इस हिसाब से देखो कि मतलब चारों सब्जेक्ट हैं जो, उसके कंटिन्यूस टच में रहना बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि मतलब एक सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर उसको 1-2 महीने तक छोड़ देंगे, तो फिर वो उतना इफेक्टिव हो नहीं पाता है। तो इस वजह से मैं भी ऐसा ही करता था कि जो भी सब्जेक्ट है उनके कंटिन्यूस टच में रहता था। और एक और चीज़ है कि आप अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कीजिए, सिलेबस में से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन टॉपिक पे ज़्यादा आप अपना टाइम डिवोट करें उस हिसाब से।
और जैसे ये स्ट्रैटेजी है वो मतलब डिपेंड करती है, जैसे प्री के टाइम पे आपकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, मेंस के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो वो मेरा वेरी करता था, जैसे मेंस के टाइम पे कंप्यूटर भी पढ़ना था तो मैंने इंक्लूड किया था कंप्यूटर के लिए टाइम देना, और टाइपिंग भी करनी थी उस वक्त। तो ये अलग अलग समय पे वेरी करता है क्या पढ़ना है। ओके, अभी आपकी क्या उम्र है? सर अभी 23 का मैं नवंबर में हो जाऊँगा। आप 23 साल के हुए हो। 23 साल की उम्र में आपने यूपीएससी प्री भी क्लियर कर लिया और होपफुली आप मेंस भी क्लियर करें और यूपीएससी को भी टॉप करें और एसएससी भी क्रैक किया इतनी अच्छी रैंक के साथ, आईआईटी के लिए भी आप पढ़ाई करें। तो इतना कुछ कैसे पढ़ पाते हो आप? मतलब बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन इतना है बाजार में, फ़ोन पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, रील्स देख रहे हैं, बिग बॉस चल रहा है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ भी अब इतनी फनी फनी आती हैं कि उसमें भी लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप कैसे कंसिस्टेंट रहते थे? ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी कि आप घंटों पढ़ाई कर रहे हो? ये इजी नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही नहीं हवा में कोई एसएससी क्रैक कर लेगा या फिर यूपीएससी क्रैक कर लेगा। कैसे ये इतना बैठ पाते हो? सेटिंग पावर कहाँ से आती है? सर एक्चुअली मतलब मैं केवल ये जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसके अलावा भी मतलब बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो उस वजह से मतलब और भी जो थोड़े डायमेंशंस होते हैं वो एक्सप्लोर होते हैं मेरे, मतलब बुक्स पढ़ते रहने से। और मतलब कोट्स वगैरह होते हैं कुछ, वो मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो इस वजह से मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है माइंडसेट में मतलब। और क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा सर यही है, मतलब बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो पढ़ने में भी काउंट हो गया ना, और भी अदर एक्टिविटी जैसे हॉबी आपकी क्या है? हाँ, खेल कूद भी म्यूजिक करते सुनना थे? सर, म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनते हो और पढ़ते हो? हाँ, कोई साथ साथ नहीं होता, मतलब अगर म्यूजिक सुन रहा हूँ तो फिर भी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब दोस्ती वगैरह फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ। इसमें क्या है, तैयारी के दौरान अकेले भी पढ़ जाते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, अब मोटिवेशन तो आ गया कि मुझे पढ़ाई करनी, तो वो बहुत अकेले हो जाते हैं, मतलब जो खास दोस्त होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, फिर बात किससे करें, है ना। और घर वाले भी ऐसा होता है कि मम्मी पापा को जनरली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं कि मम्मी पापा भी इतने नहीं जानते कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में, तो उनसे भी बात नहीं कर पाते। तो उसके लिए कैसे क्या करते हैं? मतलब आप दोस्त रख सकते हो, मैंने ऐसे कोई कट ऑफ नहीं किया था किसी को, मतलब जो भी फ्रेंड्स थे एक दो मतलब अच्छे दोस्त, उनसे बातचीत मेरी होती ही रहती थी रेगुलरली। तो मतलब सोशल मीडिया भी मैंने बहुत अवॉइड नहीं किया था, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड इंटरेक्शंस रखें, लेकिन जो भी वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस होनी चाहिए आपके सर्कल में, जो भी है मतलब आपको इन्फ्लुएंस करे पॉजिटिवली, तभी हूँ वो। ओके, फैमिली के बारे में थोड़ा और बताओ। मतलब इसमें जब आपका जैसे एग्जाम निकला, 32 रैंक आपकी आई, तो घर का क्या माहौल था, और मम्मी पापा और आपके फैमिली में किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं इस पढ़ाई के लिए, कैसे रहता है? बहुत सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट जब मैंने आईआईटी ड्रॉप किया तो सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही था, कि उन्होंने उस डिसीजन को मतलब रेस्पेक्ट किया कि ठीक है कर लेगा, कोई ना कोई कुछ हो जाएगा, अच्छा ही होगा। तो मुझे मतलब फैमिली की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था, और ये मतलब बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर फैमिली अगर मुझे प्रेशराइज करती तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। सही बात। और अभी ऐसा समय भी नहीं है प्रेशर, आप 23 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ कर लिया है। मैं कहूँगा आप पढ़ते कैसे थे? लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, घर पे रह के पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? नो सर, एक्चुअली मेरे अराउंड तो लाइब्रेरी तक नहीं था। इनफैक्ट वहाँ पे लाइट का इतना इशू होता है कि मतलब ट्रांसफार्मर चला जाता है तो बीच बीच में वो ख़राब हो जाता है। तो मतलब ये तो था कि ज़्यादा पढ़ने के लिए मतलब रात में समय नहीं मिल पाता था, फिर जैसे सेपरेट स्पेस नहीं होता था, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो थी। ओके, अब अच्छा ये बताओ, आपकी जो एसएससी की या यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मतलब क्या ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कर पाएँ, या फिर उनको मतलब ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े? जैसा कि आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे 4-4 5-5 अटैम्प्ट हो गए, अभी भी उनको सही वो डायरेक्शन नहीं मिल पाई है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहोगे कि इसमें जो एंटर कर रहे हैं उनको कुछ कुछ बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करें ताकि जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक हो पाए? सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें परसिवरेंस होना। मतलब आप अगर 3-4 अटैम्प्ट तक मतलब हो तो एक तरह से है आपके अंदर परसिवरेंस, वो पेशेंस है, तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। मतलब और फिर इसके अलावा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको इग्नोर मत कीजिए। मतलब बहुत लोग है कि और भी उसके अलावा पढ़ते रहते हैं, बट वो जो मेन चीज़ है उसी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो की हैं, आप उसको अगर रखेंगे अपना गाइड के तौर पे तो बहुत सही होगा। और सिलेबस से बिल्कुल मत भटकिए, सिलेबस जितना है उसको टू द पॉइंट कवर कीजिए, और अपने वीक पॉइंट जो है मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उस पर उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करते रहिए कि वो वीक जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन जाएँ। ओके, अच्छा अब इसमें एक बात बताओ कि एक इसमें ना मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इसमें कोई प्लान बी भी आपको रखना चाहिए या फिर सीधा फोकस आपको एसएससी कर रहे हो तो सिर्फ एसएससी पे पूरा फोकस डाल देना चाहिए, ऐसा कुछ?
नहीं, मैं एसएससी में तो कहूँगा कि अगर आप कर रहे हो तो पूरी तरह से एसएससी को ही फोकस करो। जैसे मैंने यूपीएससी कर रहा था, थोड़ा सा वो अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, तो इस वजह से मैंने प्लान बी में एसएससी को रखा। बट अगर आप एसएससी ही कर रहे हो तो मेरे ख्याल से प्लान बी की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर एसएससी को दे सकते हो टाइम अपना। ओके, आप ये तो पढ़ाई की बातें हो गई और बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? जैसे फ़ोन हो गया, जब फ़ोन आप यूज़ करें तो फ़ोन में क्या क्या चीज़ें देखते हो आप? मतलब सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हो कि नहीं रहते? किस तरीके से उसको मतलब यूज़ में किस तरीके से लेते हो? सर, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब स्टोरीज वगैरह में मैं डालता हूँ। कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब कुछ मुझे लगता है थोड़ा कुछ पॉजिटिव लोगों को इन्फ्लुएंस करे तो वो मैं डालता रहता हूँ। और इसके अलावा मतलब जब बुक्स वगैरह मैंने बताया आपको पढ़ता रहता हूँ, तो यही सब है सर। कौन सी किताबें पढ़ते हो आप? सर, मतलब अलग अलग फील्ड्स की, जैसे मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल है तो मैंने फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मतलब जितनी भी किताबें हैं। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब एसोसिएशन है थोड़ा, तो स्पिरिचुअल बुक्स भी बहुत सारे पढ़े हैं। मतलब एक हेल्दी माइंडसेट बन जाता है उससे थोड़ा। अच्छा, आपने फिलोसफी इतनी सारी पढ़ी है। मैं जैसे अब विकास दीपक सर को भी सुनता रहता हूँ, है ना। अब अपने अवधूजा सर भी बहुत सारा मोटिवेशन देते हैं, है ना। ओशो के बारे में बहुत सुना है। तो आप ये बताओ कि लाइफ में खुश रहने का क्या मंत्र है? आप ये बताओ, आप कैसे खुश रहते हो? क्योंकि इतना स्ट्रेस है इस जर्नी में भी, एग्जाम जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना। बहुत डिप्रेस्ड भी बच्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इतना माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कोविड के बाद से, बहुत लोग परेशान भी हैं। तो फिर मतलब सुसाइड रेट भी बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी में देखा जाए, कोटा में बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या होता है, मतलब एक खुश रहने का कोई मंत्र है? सर, खुश रहने का तो यही होगा कि अगर आप कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चीज़ों के अराउंड रहें, मतलब जैसे बुक्स पढ़ना मैंने बताया, तो आजकल तो इतनी मतलब अच्छी अच्छी बुक्स आ चुकी हैं, मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल जो भी हैं, और स्पिरिचुअल तो आप पढ़ ही सकते हो। तो उससे थोड़ा एक माइंडसेट मतलब पॉजिटिव रहता है। ऐसे आप केवल कट ऑफ होके केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो या तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है, आप मतलब पूरी दुनिया से कट जाते हो फिर। लेकिन अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, थोड़ा इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब यूट्यूब पे भी जैसे आपने विकास दिनकर्ती सर का नाम लिया, तो उनके इतने अच्छे वीडियोज़ आते हैं, आप वो देख सकते हैं। और भी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब आप वीडियोस देख के इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे आपका खुद का प्लेटफॉर्म हो गया सर, इस पर भी टॉपर्स के आप अलग अलग एक्सपीरियंस सुनेंगे तो उससे भी एक मोटिवेशन आता है। तो ये सब ओके, अभी ये इंटरव्यू के लास्ट में मैं थोड़ी बात और कर लेता हूँ एसएससी सीजीएल 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। आप ये बताओ कि उसके लिए अभी जैसे सेटअप जमा लिया उन्होंने, जैसे आपने कुछ किताबें बताई वो उन्होंने ले ली और शुरुआत कर दी, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे माइंडसेट मतलब वो बनाए कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, फिर मेंस के लिए पढ़ना है, कैसे मतलब करें? और मॉक टेस्ट कब से उनको देना चाहिए, और मॉक टेस्ट को देने का क्या तरीका होता है, उसको एनालाइज कैसे करें? सर, प्रीलिम्स और मेंस का तो पहली बात की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चलनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जो पढ़ना है वही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स अलग करना है, मेंस अलग करना है। तो और मतलब हाँ, कंप्यूटर को अभी आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, मेंस के समय ज़्यादा दें। और इसके अलावा तो मतलब यही है, कंसिस्टेंसी रखिए आप अपने प्रिपरेशन में। PYQs को इग्नोर मत करें, कंप्यूटर को भी लास्ट में इग्नोर मत कीजिएगा मेंस के टाइम पे। ओके, रिवीजन कैसे करते थे? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पढ़ तो लिया, उसको फिर रिवीजन कैसे करना है, कैसे उसको याद करना है कि दिमाग में छप जाए, एग्जाम में जाके भूले ना। ये बहुत बड़ी समस्या होती है ना। तो रिवीजन साइकिल आपका कैसे रहता था? नोट्स कैसे बनाते थे आप? जैसे दीवार पे भी कुछ चिपका के रखते थे, ऐसा कुछ? नहीं सर, नोट्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाता था। मतलब ये होता था, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के 2-3 चैनल फॉलो कर लिए थे, तो वो थोड़ा भूल जाता है, तो इस वजह से मैंने मतलब उसको 2-3 अलग अलग सोर्सेज से इसको पढ़ लिया था। मतलब कुछ लोगों का होता है कि वो एक सोर्स को बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता था। तो मैं 2-3 सोर्सेज से कवर कर लेता था, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे वो कवर हो जाते थे उस वजह से। तो ऐसे रिविजन होता था, मतलब मैं नोट्स उतना बना नहीं पाता था। ओके, चलिए तो इस वीडियो के लास्ट में अभी एंड करते हैं इस वीडियो का। आखिर में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स तक आपको वो कन्वे करना चाहिए चीज़ें, कुछ छूट गई हो जो मैं पूछ ना पाया हूँ, या फिर लास्ट में आपके क्या सजेशंस, क्या मैसेज होंगे सभी एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे हैं? हाँ, तो एग्ज़ाम टाइम का मैं एक चीज़ जो है कि बता देता हूँ कि मैंने एग्ज़ाम टाइम में जैसे कैसे किया था पेपर को अटेम्प्ट। तो जैसे Tier 1 में 60 मिनट का पेपर होता है, तो उसमें मैंने मतलब 5 मिनट GS को दिए शुरुआत में, 10 मिनट इंग्लिश को, उसके बाद 15-20 मिनट में रीजनिंग, और फिर ऐसे ही मैथ्स। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि मतलब किसी भी क्वेश्चन पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो मतलब नहीं आ रहा है या लेंदी लग रहा है उसको छोड़ दें उस वक्त, क्योंकि Tier 1 बस क्वालिफाइंग है। तो इस वजह से मतलब ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्ट्रेटजी रह सकती है। और बाकी ये कॉन्फिडेंस रखना है आपको, हर किसी से एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, एक ऐसी पॉइंट पे मुझे भी याद है, जैसे एग्जाम प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे जैसे यहाँ तो अच्छा कर रहे हैं, मॉक में भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं वहाँ उनसे पेपर खराब हो जाता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं?
सर वो प्रेशर हैंडल ऐसे ही होगा, मतलब मैंने बताया था ना कि बुक्स वगैरह पढ़ना, थोड़ा काम माइंडसेट आपका रहेगा तो फिर वो हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, इसमें जैसे एग्जाम अटेम्प्ट करने की हैबिट शुरू से ही डालनी पड़ती है, जैसे मॉक से ही डालना पड़ता है, तो मॉक को उस रियल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करना है, राइट? तो उसको कैसे मतलब अटेम्प्ट करें? जैसे बहुत सारे होता है कि पहले मैथ को लगाते हैं, फिर उनका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उसको लगाते हैं, फिर पहले पूरे एग्जाम पेपर को पढ़ लेना है, फिर जो जो आपको क्वेश्चन लग रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है मतलब सही तरीके से? सबसे मतलब मुझे बेस्ट जो लगता था, शायद बहुत लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, कि सबसे छोटा मतलब होता है कि जीएस 5 मिनट में आप उसको 25 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के कवर कर सकते हो। फिर आप इंग्लिश तुरंत कर लो। उसके बाद रीजनिंग पे मतलब उन टॉपिक को मतलब छोड़ देना, मतलब अगर आप कोई सीरीज है जैसे उसमें सोचते रह जाते हैं, समय निकल जाता है, तो यही है कि किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। रीजनिंग का मान लो 25 में से आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन एक बार में करके फिर आप मैथ्स कर लो। तो जो क्वेश्चन 4, 5, 10 छूट गए हैं उनको आप लास्ट के लिए रख लो। लास्ट के 10 मिनट में अगर आप उसमें से कुछ कर पाए तो अच्छा है, अदरवाइज मतलब आपके इजी क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। ये सेक्शनल मॉक लगाना है कि पूरा मतलब ऐसे लगाना है? सर मतलब 50-60% एक बार सिलेबस आप कवर कर लें तो उसके बाद आप फुल लेंथ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सेक्शनल भी करते रह सकते हैं। कौन से मॉक आपने लगाए थे? सर मैंने प्री के लिए तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे, मतलब टीयर 1 के लिए। फिर मेंस में सर ऑलिव बोर्ड के मैंने कुछ मार्क्स लगाए थे लास्ट में। कुछ ऐसी 3 बातें आप अगर बताना चाहो अपनी इस जर्नी से, है ना, आप फिलोसफी भी पढ़ते हो, कि जो कि इनकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी, चाहे वो गलतियां हो या फिर मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो या स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसी 3 बातें जो इनकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी। पहली चीज़ तो सर जो प्रिपरेशन है उसको लाइटली लीजिए। लाइटली का मतलब सिंसियर रहिए, बट उसको उतना मतलब उसका स्ट्रेस मत बिल्डअप करने दीजिए उतना, कि हो जाएगा, ये प्रिपरेशन ही है, इसको एंजॉय करें आप उसको। और सेकंड चीज़ है कि कंसिस्टेंसी रखिए अपनी, जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बहुत पढ़ लिया 10 घंटे, अगले दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आप जैसे बताया कि 6-7 घंटे में एवरेज हमेशा पढ़ता था, तो वो आप कर सकते हैं, मतलब वो आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। और तीसरी चीज़ है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें। चलिए अनुराग भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इतनी छोटी उम्र में 21 साल की उम्र में उन्होंने एसएससी का एग्जाम दिया था, तब इनकी 21 साल उम्र रही थी, और ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल करी, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर किया, आईआईटी के लिए भी तैयारी करी। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई और मेहनत और संघर्ष, डेडिकेशन, सब कुछ इनकी जर्नी में आप देख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। आपके कोई भी क्वेरीज रह रहे हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट्स कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हो, अनुराग भाई को भी फॉलो कर सकते हो। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी 2024 के लिए डेडिकेटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो कि अनुराग भाई के द्वारा आपको एसएससी फैक्ट्री चैनल पर मिल जाएगी कुछ ही दिनों में, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो चैनल हमने आप सभी लोगों के एसएससी की तैयारी के लिए ही हमने डिवोट किया है, उसके लिए हमने क्रिएट किया है कि आप जैसे बच्चों की हेल्प हो सके। और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 एस्पिरेंट्स के लिए उस पर हम टॉपर्स के द्वारा आपको गाइडेंस स्टार्ट करवा सकें, सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लासेस भी हम उनके द्वारा करवा सकें। जैसे जैसे टॉपर्स को टाइम मिलता जाएगा, हम जीके जीएस इन सब की क्लासेस भी स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही लगे रहे, अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखें और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर। आप भी एक दिन ऐसे ही सक्सेस होंगे, आपका भी एग्जाम क्रैक होगा, एक दिन हमारे सामने ऐसे ही बैठे होंगे। तो डरना नहीं है, लगे रहना। अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। 2024 के लिए अभी बहुत टाइम है आपके पास, अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।